जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेके निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरह से इसे एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। आप सभी इस न्यूज से अवगत होंगे और आपको ये भी पता होगा कि ये भर्ती कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी ज्यादा ये महत्वपूर्ण आपके लिए है, उतनी ही ज्यादा ये सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही मोस्ट डिजायरस ये वैकेंसी है। अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट इसको मतलब करने के लिए बहुत ज्यादा अंदर से डेडिकेटेड होता है, बहुत ज्यादा उसकी इच्छा होती है कि इस वैकेंसी में उसका नाम आ जाए। आप समझते हैं जितना ज्यादा कोई पद डिजायरस होता है उतना ही ज्यादा उस पर कंपटीशन बढ़ जाता है। इसमें इस परीक्षा में पूछे जाने वाले जो पोर्शन है वो आपको अच्छी तरह पता होंगे। 4 पोर्शन मेनली रहते हैं जो कि 40-40 क्वेश्चंस के रहते हैं और पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम हिंदी और सामान्य अध्ययन जिसमें मूलविद और संविधान भी आपका है उसकी बात करें तो ये लगभग सभी स्टूडेंट्स का ऑन एन एवरेज एक तरह का होता है। यानी इसमें स्टूडेंट अच्छा नंबर कर ही ले जाता है, उसका पीछे का भी कई तैयार होता है थोड़ा सा और वो इसमें अच्छे मार्क्स कर ले जाता है। तो आगे कौन बढ़ता है, यानी फाइट कौन करता है। तो हम बात करें कंपटीशन में मैथ्स और रीजनिंग जिसका ज्यादा अच्छा होता है वो इस भर्ती में कहीं ना कहीं आगे निकलता है और लोगों के मुकाबले। रीजन रहता है ये नंबर जो रहते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, एक तो ये बिल्कुल आप मान लो कि अगर आपने मैथ को अच्छे से तैयार कर लिया है तो आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि मेरे अगर 40 क्वेश्चन है तो 38-40 हम पूरे कर सकते हैं। उसी तरह से रीजनिंग में भी होता है। लेकिन अदर चीजों में आप सोच सकते हैं कि जहां पर सभी स्कोर कर रहे हैं तो वहां पर आप कितना ही ज्यादा ला सकते हैं, लेकिन यहां पर गुंजाइश रहती है। स्टूडेंट में काफी बंटवारा हो जाता है मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि हर कोई उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो आपके लिए एक बहुत बेहतर मौका है कि आप अपने चारों पार्ट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। हमने इसमें एक इनिशिएटिव शुरू किया है, आपकी मैथ्स और रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस हमने शुरू करने का चैनल पे एक हमने सोच बनाई है जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ के साथ आपको जो चैप्टर्स हैं, आपके जितने भी रीजनिंग में चैप्टर्स हैं और जितने भी मैथ्स में चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को इंडिविजुअल चैप्टर्स भी कराएंगे। मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी जारी रखेंगे। आपको भी पता होगा कि प्रैक्टिस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पहले से भी काफी सारा तैयार होता है तो उन्हें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हम तो ये कहते हैं कि प्रैक्टिस हम इस तरह से कराएंगे कि अगर कोई नया स्टूडेंट भी है, उसने किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, तब भी जब वो क्वेश्चन देखेगा और उनको लगाने का तरीका समझेगा तो उसको लगेगा कि इसको हम आराम से कर सकते हैं। तो आप आराम से साथ के साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और इस प्रैक्टिस को जरूर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप भी जानते होंगे एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा तभी होता है जब आप अपने एग्जाम के लिए एक अच्छी खासी प्रैक्टिस किए रहते हैं। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप क्लास को देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें बहुत सारा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके साथ हमारा सालों का एक्सपीरियंस जुड़ा है, ऑफलाइन का भी। हालांकि हम ऑनलाइन में नए हैं लेकिन ऑफलाइन का हमारा एक्सपीरियंस जुड़ा है कई सारी भर्तियों को लेके, और हमारा खुद का भी अनुभव है जो हमने अपनी खुद की स्टडी की थी। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, बातें तो आगे भी होती रहेंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या का 3/6 हिस्सा अगर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब उसी संख्या में जोड़ने पर क्या हमें प्राप्त होता है, परिणामी संख्या 54 होती है, तो मूल संख्या क्या होगी। देखिए, आप चाहो तो इसमें x मान के लगाओ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है यहां पर x मानने की। आप आराम से जो भिन्न ऊपर दी है आप वो आराम से लिख लीजिए 3/6। देखिए, एक चीज पहले हम बता दें, ये क्वेश्चन पूरा करने से पहले मान लीजिए ये एक सेब है और ये 4 पार्ट इसमें काटा गया है और एक पार्ट किसी को दे दिया गया, किसी भी बच्चे को दे दिया गया, तो क्या कहा जाएगा कि उसको सेब का कितना भाग दे दिया गया है, 1/4 भाग दे दिया गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नीचे होता है यानी बेस में आधार में जो होता है वो ये चारों पार्ट यानी पूरा होता है। क्या होता है, पूरा होता है, या जिससे तुलना की जाती है वो चीज नीचे लिखी जाती है। तो पूरे सेव में पार्ट 4 किए थे तो 4 हमने नीचे किया, तो फिर ये एक क्या होता है, जिसकी बात की जाती है, जिसकी बात की जाती है, जिसके बारे में हमें सूचना दी जाती है, वो चीज कहां होती है, ऊपर।
तो हमने कहा था कि 1/4 किसी को दे दिया गया, मतलब इसका क्या हुआ, एक पार्ट किसी को दे दिया गया है और टोटल पार्ट कितने थे, 4। तो उसी तरह से अगर इसमें हम देखेंगे कि अगर हम 6 की बात करें तो 6 किसी संख्या, यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा, मतलब 6 वहां पर क्या है, वहां पर संख्या है और जो 3 है यही उसमें बढ़ाया जा रहा है, 3 को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आप इसको देखिए और आपको समझ में आएगा कि यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा, तो एक संख्या अगर 6 है तो उसका कितना बढ़ाया जा रहा है, 3 बढ़ाया जा रहा है, उसी में जोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि 6 में हम अगर 3 जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या कितनी हो जाती है, 54 हो जाती है। यानी कि 9 बराबर 54, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6। हमसे पूछा जा रहा था मूल संख्या क्या पूछा जा रहा था, मूल संख्या। तो मूल संख्या कितनी थी, 6 थी। तो 6 में गुणे जब हम 6 करेंगे तो मूल संख्या कितनी मिल जाएगी, 36 मिल जाएगी। ठीक है, तो x मानने के बजाय ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि आप इस तरह से माने। 3/6 जो भिन्न है उसमें 6 हमने संख्या मानी है और 3 उसका बढ़ाया जा रहा है, तो मतलब 6 में 3 जोड़ के हम 9 कर सकते हैं और जो कि किसके बराबर कर सकते हैं, मूल संख्या 54 हो जाती है, हम 54 के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर 1 का मान आ जाएगा और हम जो हमने संख्या मानी थी यानी कि जो भिन्न के हिसाब से थी वो 6 है, तो हम निकाल लेंगे संख्या कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। कोई पिकनिक बनाएगी जिसमें कितने लोग जाते हैं, 240 पीपल जाते हैं। ठीक है, इसमें महिलाओं की संख्या, जो महिलाओं की संख्या है से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। देखिए इसमें जाती हैं महिलाएं, इसमें जाते हैं पुरुष। तो क्या कह रहा है, इसमें जो महिलाओं की संख्या है से पुरुषों की संख्या कितनी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि पुरुष कितने ज्यादा हैं, 20+ है। किससे, महिलाओं से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बच्चों की संख्या, इसमें कुछ बच्चे भी हैं और बच्चों की संख्या कैसा है, बच्चों की संख्या वयस्कों की तुलना में कितनी, 20 अधिक है। फिर से देखिए, और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। ये हो गए वयस्क, वहां पर पिकनिक पे जाने वाले ये सभी क्या हो गए हैं, ये हो गए वयस्क, क्योंकि जो वहां पर उनके माता पिता हैं वो वयस्क की कैटेगरी में आ जाएंगे। बच्चों से वयस्क कितने ज्यादा हैं, फिर से वो कह रहा है कि बच्चों से 20 ज्यादा हैं वयस्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिकनिक में कितने पुरुष हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है, पुरुष कितने। तो देखिए यहां पर देखिए, पुरुष महिलाओं से कितने ज्यादा, ये तो बात की बात है, इसको तो हम बाद में भी देख लेंगे। अभी हम बात करते हैं यहां पर बच्चों की। कहा जा रहा है कि बच्चों से ज्यादा वयस्क हैं 20 और टोटल संख्या हमें दी जा रही है 240। अब एक बात बताइए, छोटी सी बात है, अगर हम कहें कि 120 है और इसे आप 2 लोगों में बांट दीजिए, ए और बी में, बशर्ते ए को 20 ज्यादा देना, तो आप कैसे इसको बांटोगे, क्या बेटर रहेगा इसको बांटने के लिए, आप कहोगे जो 20 है उसको पहले हटा ही दो और बचेगा कितना, 100, और 100 को आप बांट दीजिए यहां पर। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पे क्या हो जाएगा, 240 है। अब 240 में हम क्या करें, एक्चुअली इनको अभी पहले बांटेंगे वयस्क में और बच्चों में। तो क्या था, बच्चे कम थे वयस्कों से 20, ये 20 हम हटा देते हैं यहां से। जब हम 20 हटाएंगे तो बचेंगे 220। 220 को हम अब आधा आधा कर सकते हैं, आधे हो जाएंगे वयस्क, यानी 110 हो जाएंगे कौन, वयस्क हो जाएंगे, और उस तरफ 110 क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो जो पहले कहा गया था कि 20 वयस्क ज्यादा है, अब वो 20 वयस्क हम यहां पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 130। तो वास्तविक अगर संख्या पूछी जाती बच्चों की तो वो कितनी होती, 110 होती, और अगर वयस्कों की संख्या पूछी जाती तो कितनी होती, 130। लेकिन हमसे वयस्क नहीं पूछे गए, हमसे पूछे गए कुल पुरुष कितने हैं। तो यानी कि ये जो निकला है 130, इसको हमें फिर से कहां अप्लाई करना होगा, ये वयस्क वाला जो कॉलम हम लोगों ने बनाया था। अच्छा, इसमें किस तरह से था, इसमें था कैसे था कि 130 अगर टोटल है तो उसमें पुरुष 20 ज्यादा है, तो फिर से हम क्या कहेंगे, इससे अगर हम 20 हटा देते हैं, अगर 130 से हम -20 कर लेते हैं तो 110 बचेंगे। अब ये 110 में मेल और फीमेल आप अलग अलग कर दीजिए, 55 मेल हो जाएंगे और इधर 55 क्या हो जाएंगी, फीमेल, 55। और ज्यादा कौन थे, ये 20 जो हमने यहां पर कम किए थे, वयस्कों में 20 कम किए थे, क्योंकि पुरुष 20 ज्यादा थे, तो हम पुरुषों में उसको जोड़ देंगे, तो पुरुषों की कुल संख्या आ जाएगी 75।
आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जब भी हमें बांटना हो तो जो ज्यादा जिसको देना है बस उसको हटा देते हैं, बाकी चीजों को बराबर बराबर संख्या में बांट देते हैं। अब जिसको जितना ज्यादा देना है बाद में उसको उठा के दे देते हैं, तो इससे हमें एक्स मानने के झंझट से मतलब नहीं पढ़ना पड़ता उसमें, ठीक है। तो हो जाएगा 75। अगला देखते हैं। अगला है रोजाना 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना पाठ 20 दिन में सीख सकता है। 3 घंटा रोज पढ़ता है तब उसको सीखने में लगते हैं 20 दिन। अगर वह रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे और अगर अब वो 3 के बजाय 4 घंटे अध्ययन करे तो कितने दिन लगेंगे। आपने टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट जाना होगा। क्या होता है, सपोज करो कैसे, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ये किस तरह से काम करता है, 5 आदमी 10 दिन में रोजाना 6 घंटे काम करके अगर किसी काम को करते हैं, 5 आदमी 10 दिन में रोजाना 6 घंटे काम करके किसी काम को करते हैं, तो कितने आदमी यानी एक्स आदमी कितने आदमी रोजाना 5 दिन में रोजाना 8 घंटे काम करके उसी काम को करेंगे। ये आपके सिलेबस में है और जब ये चैप्टर आएगा तब इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट होता है उसको देखिए। क्या होता है कि 5 आदमी 10 दिन में 6 घंटे काम करके किसी काम को करते हैं, तो दूसरी तरफ क्या पूछा जाएगा, कितने आदमी 5 दिन में रोजाना 8 घंटे काम करके उसी काम को करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जहां भी आता है तो हम बस ऊपर ऊपर करते हैं M1 और D1। फिलहाल हमें क्या दिया गया, घंटे, और क्या दिए गए, दिन। तो हम कह सकते हैं 3 घंटे में जब काम होता है रोज तो 20 दिन लगते हैं। तो अगर 4 घंटे रोज काम होगा तो कितने दिन लगेंगे, x दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो x दिन लगेंगे, बस लग गया सवाल। 4 एकन 4, 4 पंचे 20 और x का मान यहां से कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है। काम वही है तो नीचे काम कुछ है ही नहीं दूसरा, तो वही रखेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि आ जाएगा आंसर 15। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। जो कुल छात्र हैं वो कितने हैं, 560, ठीक। लड़कों की औसत आयु बताई जा रही है 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि पूरे स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए जब इस तरह का सवाल आता है तो सबसे बेस्ट होता है कौन सा मेथड लगाना, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मिश्रण वाला मेथड लगाना। कैसे, एक चाय है 70 रुपए किलो और एक चाय है 90 रुपए किलो, है ना। एक चाय की कीमत है, ए चाय की कीमत है 70 रुपए किलो और बी चाय की कीमत है 90 रुपए किलो। हम उन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि हम उन्हें 80 रुपए पर किलो की दर से बेच सके। तो जो बड़ा होता है उससे छोटे को घटाया जाता है। 90 से 80 जाएगा 10 बचेगा और 80 से 70 जाएगा 10 बचेगा। जब इसको रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1:1, यानी कि समान मात्रा में अगर हम उन दोनों चायों को मिलाएं 70 वाली और 80 वाली तो जो एक चाय तैयार होगी उसको आप 80 रुपए पर केजी बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ना घाटा ना मुनाफा, कुछ नहीं होगा यहां से, ठीक है। तो इस तरह की जब दो चीजें दी हों और उन्हीं का मिश्रण करके एक तीसरा निकल के आए तो हम वहां पर एलिगेशन मेथड लगाते हैं। ये चैप्टर पूरा है, जब पढ़ाया जाएगा तो आपको लगेगा कि इससे सरल तो पूरी अरिथमेटिक में कोई चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। चलिए फिलहाल यहां देखते हैं। लड़कों की अगर हम करें बात, बॉयज की करें और इधर किसकी करें, गर्ल्स की करें, तो लड़कों की कितनी थी 12 साल थी आयु एवरेज और लड़कियों की कितनी थी 11। अगर हम उनके पूरे स्कूल की बात करें, मतलब स्कूल की औसत आयु कितनी है जिसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, तो स्कूल की थी 11 साल 9 महीना थी। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 सही 9/12, ठीक है। साल में अगर लिखेंगे तो 11 सही 9/12 लिखेंगे। अब आपको पता है बड़े से छोटा घटाया जाता है, तो यहां देखिए 11 बड़ा है कि 11 साल 9 महीने, तो 9 महीने बड़े, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 अनुपात महीने में निकल रहा है ये, ठीक है। और यहां पर कितने माह आएंगे, एक चीज आप जानते होंगे कि जो अनुपात होता है उसको, उसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो साल में है या मंथ में, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा रेशियो निकलना चाहिए। तो ये 9 आ जाएगा और इधर 12 साल है और इधर कितने 11 साल 9 महीने थे, तो 3 महीने, कितना अंतर आएगा 3 महीने का। तो हमें जो अनुपात मिला जाके वो 9:3 यानी 3:1 हुआ जाके। इनको जब आप काटोगे तो कितना होगा 3:1, ठीक। हमें क्या दिया था,
हमें लड़कियों की संख्या दी नहीं थी, लड़कों की संख्या दी नहीं थी, हमें तो कुल दिया गया था। क्या दिया गया था? हमें कुल दिया गया था, और कुल लोग कितने थे? कुल थे 560। ठीक है, जबकि हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या मिल रहा है? 3:1। तो ये तो वही सवाल बन गया, 560 को 3:1 में बांटो, 3 लड़के हैं और 1 क्या है? लड़की है। तो 3 और 1 के अनुपात में, यानी हम कह सकते हैं कि 4 बराबर है 560, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 इसमें लगाओगे तो 14 चौकू 56, कितना हो जाएगा? 140। तो 140 वहां पर क्या हो जाएंगी? वहां पर लड़कियां हो जाएंगी, यानी बालिकाएं हो जाएंगी 140। और अगर यहीं पर लड़के पूछे जाए तो लड़के कितने हो जाएंगे? 3 बराबर निकाल लेंगे, लड़कों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो 140 इसका आंसर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल आराम से लगा एलिगेशन से। अगर इसको वैसे लगाते तो पता नहीं आपको कितने गुणा करने पड़ते, कितना लंबा कैलकुलेशन जाता आपका। तो चीजें आसान हैं, आप देखिए समझिए, आपको लगेगा कि हाँ एक लेवल है यहाँ पर पढ़ने का और पढ़ाने का। ठीक है, आपको वास्तव में समझ में आएगा। और इस सिर्फ ऐसे नहीं हो पा रही चीजें, इसके पीछे ढेर सारा वर्षों का अनुभव है जो आपको मिल रहा है। ठीक है, आगे देखता है। रमैया गाय और मुर्गियों की निश्चित संख्या, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है। रमैया गाय और मुर्गियों की, उसके पास 2 तरह के जानवर है, गाय है और मुर्गियां, की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। ठीक है, अगर सिरों की संख्या, देखिए सिरों की संख्या कितनी बताएगी? ये 12 है, और पैरों की संख्या कुल मिला के कितनी है? 40 हो, तो हमसे पूछा किसके बारे में जा रहा है? मुर्गियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये सवाल यूजुअल है, आप जब भी लगाते होंगे प्रैक्टिस सेट या फिर अपने मैथ्स के किसी चैप्टर को, एक्चुअली संख्या पद्धति या संख्याओं पर आधारित कोई भी, तो वहां पर ये सवाल आपको दिख जाता होगा। ठीक है, तो इसको लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है वो बेसिक है। बेसिक तरीका क्या कहता है? बेसिक तरीका कहता है कि माना गाय बराबर x है, और क्या? दूसरी मुर्गी, और मुर्गियां जो हैं, मुर्गी बराबर है y। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से सिरों की संख्या, तो आप भी जानते हैं किसी भी जीव का सिर तो एक ही होता है, तो x प्लस y बराबर हम कितना कर सकते हैं? 12 कर सकते हैं, और चाहो तो डाल दो समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बनेगा? पैरों की संख्या 40 है। अब आपको पता है गाय के पैर 4 होते हैं, तो कुल गाय के पैर कितने हो जाएंगे? 4x, प्लस मुर्गी के 2 होते हैं, तो कुल पैर मुर्गियों कितने हो जाएंगे? 2y, और बराबर हम कितने के कर देंगे? 40 के। जब इन 2 समीकरणों को आप घटाएंगे तो जाहिर सी बात है नीचे वाले से ऊपर वाला घटेगा, तो आपको यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा? आपको 2 का गुणा कर दीजिए, हम तो कह रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2y से 2y कट जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाएंगे, ये नीचे अगर आएगा ना घटाने में, तो क्या बचेगा? 4x से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x, और 2x बराबर इधर क्या बचेगा? 12 दूनी 24, और 40 से जब 40 से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 8। यानी गायों की संख्या अगर 8 है तो फिर y का मान कितना हो जाएगा? 4। तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। एक तो ये तरीका बेसिक है, अच्छा है, छोटा है, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं वैसे। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि सभी जानवर कितने थे? 12, कुछ थी गाय और कुछ थी मुर्गियां। ठीक है, मुर्गी, अब आपको भी बताया गायों के पैर होते हैं 4 और मुर्गियों के होते हैं 2, जबकि हमें सवाल में कितने दिए थे? 4। अब जो आपसे पूछा जाए, जिस जानवर की संख्या पूछी जाए उसको छोड़ दो, मुर्गी पूछी जा रही है तो सभी जानवरों को आप क्या मान लो? गाय मान लो। हम तो कह रहे हैं जो 12 जानवर थे पूरी गाय थी, और अगर 12 जानवर गाय होती तो आप बताओ पैर कितने आते? 5 चौक 48 आते। कितने आते? 48 पैर आते। लेकिन आपको पता है कि पैरों की संख्या कितनी दी गई है? पैरों की संख्या कितनी दी गई है? 40। अब पैर मिले हैं 48, तो देखो कितने का अंतर आ रहा है? जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? आप देखोगे अंतर आ रहा है 8। 8 ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि हमें सबको हमने गाय मान लिया, यानी कि जो यहाँ पैर का अंतर है वो कितने का आ रहा है? 2 का। बस इसी 2 का यहाँ पर भाग लगा दो और उत्तर आपका सीधा आपके सामने आ जाएगा 4। यानी कि वहां पर मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? 4। तो इसके अंतर में इन दोनों के अंतर का भाग लगाते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। ये सवाल सिर्फ यही नहीं लगता है, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट लगता है कि एक लड़का एग्जाम देने गया तो उसको सही प्रश्न के 4 अंक मिलते हैं और गलत प्रश्न के 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि कुल उसके इतने अंक आए हो तो बताइए उसने कितने प्रश्नों को सही हल किया। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इसमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल ये सबसे प्रचलित सवाल यही वाला है, मतलब पैरों की संख्या और स्वरों वाला। अगला देखिए, तो आंसर 4 हो जाएगा इसका।
17 पारियों में देखिए कितना एवरेज का प्यारा सवाल है, और सबसे मेन सवाल यही है। अगर इंपॉर्टेंट के साथ हम कहें तो एवरेज का सबसे मेन सवाल यही है। देखते हैं इसको कितनी आसानी से लगाया जा सकता है। आपको एक भी गुणा नहीं करना पड़ेगा, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और सवाल आपका लग जाएगा। क्या है? 17 पारियों में एक क्रिकेट, कितनी पारियों की बात हो रही? 17। 17 पारियों में क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत, और रनों का औसत दिया है कितना? 34। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 17 पारियों, 17 पारियों का औसत, 17 पारियों का औसत, और वो औसत कितना है? औसत है 34। ठीक है ना, 17 पारियों का औसत कितना है? 34 है। ठीक है, 5। अब आगे देखिए, 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अब वो चाहता है कि मेरा औसत 5 बढ़ जाए। अभी तो उसका औसत 17 पारी खेल चुका है, 34 ही है, एवरेज कम है उसका अगर देखा जाए तो। वो चाह रहा है कि मेरा औसत थोड़ा सुधार हो जाए, तो अगली पारी में वो कितने रन बनाए, है ना। तो ये 17 पारी हो चुकी है, कहने का मतलब 18वीं पारी में, किस पारी में? 18वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि पूरा उसका औसत बढ़ के कितना हो जाए? 5 बढ़ जाए। 5 बढ़ने का मतलब है 34 के बजाय कितना हो जाए? 35 हो जाए। तो बेसिक तरीका अभी आपको बाद में बताएंगे, हम लगाएंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे कैसे लगेगा, लेकिन जो तरीका लगाने वाला है क्वेश्चन को वो यहां देख लीजिए। एक बात बताइए, 17 पारियों का औसत 34 है, ठीक है। 18वीं पारी की अगर हम बात करें, 18वीं पारी में कितने ज्यादा बनाने पड़ेंगे, ये चीज हम लिख इसलिए रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और 10वीं बार जब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे आने वाले अपने जो एवरेज का चैप्टर है, तब आपको लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट कितना प्यारा था। 18वीं पारी में कितने ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, कितने ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। अब आप एक बात बताइए, 18वीं पारी में उसको कितने ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे? एक तो 17 पारियों के 34 को बढ़ा के 39 करे, मतलब इन 17 का 5-5 बढ़ाए, और प्लस अपना भी 5 बढ़ाए, मतलब 18 का 5 में आप क्या कर देंगे? गुणा, यानी उसको 90 जो रन है वो ज्यादा बनाने। कितने? अच्छा, क्या आपको लगता है कि आप जब सवाल लगाओगे तो ये लाइनें लिखोगे? कहीं कुछ नहीं लिखोगे, आप बस तुरंत करोगे और अभी बताएंगे। 18वीं पारी में उसको कितने रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे? 90। 90 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, कुल नहीं है 90। क्यों? क्योंकि 17 पारियों तक 34-34 चलता रहा, तो 18 में भी 34 बनाने दो उसको। जब 18 में भी 34 बना लेगा तो अब हम 18 पारी का उससे बढ़वाएंगे। 18 का 34 हो गया, आप कहे चलो ठीक है 34 हो गया, अब तुम ज्यादा बनाओ और इन सबको 5 बढ़ाओ। तो 18 इन सबका 5 बढ़ाने के लिए उसको 18 बाद 5-5 बढ़ाना पड़ेगा, तो वही 18 पंचे 90 है जो उसको एक्स्ट्रा बनाने हैं। 34 तो बनाने ही हैं, लेकिन साथ में 90 उसको एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो जो कुल उसको रन बनाने हैं वो कितने बनाने हैं? 124। कितने बनाने हैं? 124 रन बनाने हैं, तब जाके सभी पारियों का औसत 5 बढ़ेगा जाके। बाकी दूसरा तरीका आपको पता है, 17 का 34 में गुणा करो, एक मान आएगा यहां पर। इसके बाद 18 का 39 में गुणा करो, क्योंकि 5 औसत बढ़ रहा है 18 पारी का, यहां पर एक मान आएगा। इस बड़े वाले मान से इस छोटे वाले मान, इससे इसको घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 124। तो यहां पर आपको गुणा करना पड़ेगा, ये एक बेसिक तरीका होता है। बाकी जो शॉर्ट तरीका है वो ये है, आपको दिख रहा होगा लेंदी है, सिर्फ समझाने की वजह से, ठीक है। बाकी तरीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ढेर सारे सवाल आगे आएंगे प्रैक्टिस में, आप खुद ही देखना। यदि 800 रुपए को अनिल, सुनील और जय में 3 लोगों के बीच बांटा जा रहा है, किसमें? अनिल, सुनील और किसमें? जय में। अनिल, सुनील और जय में 800 रुपए बांटे जा रहे हैं, किस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना, अनिल के हिस्से में सुनील से कितने गुना? 4 गुना। अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना हो गया, सुनील से 4 गुना अंतर हो, और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना, और सुनील के हिस्से में जय से कितने गुना हो? जय से 3 गुना हो। अब आप देखिए क्वेश्चन, हम खुद ही इसको रिपीट कर रहे हैं। अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना दिख रहा होगा, और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना। आप एक बात बताइए, इस और टोटल इनका कुल दिया है, तीनों का कुल जो दिया है वो कितना दिया है? 800। कितना दिया है तीनों का? 800 रुपए। 800 रुपए है ना, 800 रुपए, ठीक। तो हमें बंटवारा करना है। अब आप बताइए, अनिल का सुनील के साथ रेशियो दिया गया, सुनील का जय के साथ,
तीनों रेशियो हम जोड़ सकते हैं आराम से। जोड़ने का तरीका बहुत सारे तरीके आपने पढ़े होंगे, अनिल सुनील लिख दो, सुनील जय लिख दो, वैसे कर दो ऊपर नीचे करके। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे लिखा है तो इसी को आसान बनाओ। आसान क्या हो जाएगा, आप देखिए दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, सुनील, लेकिन सुनील एक जगह 3 है एक जगह 1 है, तो इसे हम कर लेते हैं बराबर। अच्छा 3 को 1 करना अगर करेंगे तो फिर भिन्न बन जाएगी जाके, इसीलिए हम इसे ही क्या कर लेते हैं, इसे ही 3 कर लेते हैं ऊपर वाले को। अगर इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो इसके साथ कनेक्ट कौन कर रहा है, अनिल कर रहा है कनेक्ट, तो हमें इसमें भी 3 का गुणा करना। अब यहां का मान भी 3 हो गया, यहां का मान भी 3 हो गया, तो अब हम इनको आपस में तीनों को जोड़ सकते हैं, मतलब 4 3 12 अनुपात 3 और अनुपात इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 1। तो बेसिकली अनिल सुनील जय का जो अनुपात आया है वो कितने का आया है रुपयों में, 12 3 और 1 का। तो 12 3 1 को अगर आप जोड़ो 12 3 15 और 1 16, कितना बना जाके 16। अब कोई ये ना सोच रहा हो कि इसको 3x ऐसे सब x करो तब 16x करो जाके, कोई उससे फर्क पड़ता नहीं है। तो 16x बराबर कितना करोगे आप 800 करोगे, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा 16 पंचे 80 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा था, जय का हिस्सा कितना है, और जय का हिस्सा यहां पर कितना है केवल x था, यानी कि 50 रुपए ही जय का हिस्सा आ जाएगा, यही हमारा आंसर बनेगा 50 रुपीज। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है यदि क्या दिया गया है 3:7, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 3:7 अनुपात वाले रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर अगर रंग मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में रंग और पानी का जो नया अनुपात बन जाएगा वो 7:5 बन जाएगा। असल मिश्रण का परिमाण कितना था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्या है कि एक अनुपात था 3 किसका, देखिए रंग था और रंग के साथ क्या था पानी था, रंग के साथ पानी था, रंग और पानी का अनुपात था 3:7। ठीक है, 3:7 था और रंग मिलाया जा रहा है। आप भी जानते होंगे कि अनुपात में हम मात्रा को मिला नहीं सकते, दोनों की मात्राएं मिलाई नहीं गई, केवल रंग मिलाया गया है। तो थोड़ा सा हमारे लिए सहूलियत रहेगी अगर हम इन दोनों में क्या लगा दें, x लगा दें। अब हम आराम से कह सकते हैं कि 3x/7x, जिसमें जो मिलाया जा रहा है उसको जोड़ दीजिए। 68 मिलाया जाता है रंग में, तो हम 68 यहां पर जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे। एक नया अनुपात हमें मिल रहा है 7:5, यानी 7/5। 7 हो गया ऊपर वाले का रंग का और 5 हो गया पानी का। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पर आप देखेंगे कितना मिल रहा है, 5 3 15x प्लस 5 8 40 और 5 6 30 और 4 34 बराबर 7 7 49x। अब अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 से और 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 और 3, 34x बराबर बचेंगे 340। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा था, असल मिश्रण का परिमाण क्या होगा, और असल मिश्रण था कहां पर, ये था रंग पहले वाला, जो पहले था बिना मिलावट से पहले वाला 3x/7x, तो कितना बन रहा था जाके ये 10x। अब x का मान यहां पर लगा सकते हो जो हम लोगों ने निकाला है, कितना हो जाएगा 10 में गुणे 10, तो असल मिश्रण जो बनेगा वो कितने लीटर बनेगा 100 लीटर असल मिश्रण होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसको लगाने का एक तरीका। दूसरा तरीका जो और अच्छा है वो है बाई ऑप्शन। क्या है, बाई ऑप्शन। कैसे, आप देखोगे असल जो शुरुआती मिश्रण है उसका अनुपात दिया गया है 3:7 और हमसे असल मिश्रण का ही परिमाण पूछ रहा है, यानी उत्तर में भी हमें दिया क्या होगा, इसी की कुल मात्रा दी होगी। यहां पर कुल मात्रा जरा जोड़ के देखो कितनी बन रही है 10, तो ऐसी संख्या ही होगी जो 10 से कट रही होगी। कैसी संख्या होगी, जो 10 से कट रही होगी। 75 है नहीं, 68 है नहीं, इसको हम 3:7 में बांट ही नहीं सकते हैं, तो फिर या तो होगी 100 या तो होगी 50। आप एक में 3 और 7 के अनुपात में बांट के देख लीजिए और फिर 68 रंग में जोड़ के देख लीजिए क्या अनुपात इतना बन रहा है। अगर बन रहा है तो वही सही है, और अगर ना भी बन रहा हो तो फिर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगर पहले में आप ऑप्शन में रख रहे हो और नहीं बन रहा है तो फिर दूसरा तो सही हो ही जाएगा, और पहला सही हो रहा है तो पहले ही सही हो जाएगा। बाकी बेसिक तरीका ये है, बाई ऑप्शन आप लगा सकते हो। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है, अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% हो। लागत मूल्य क्या होता है आप सभी जानते होंगे, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य।
और बिक्री मूल्य का मतलब तो आप जानते होंगे जो रेट पे वस्तु बेची गई। कह रहा अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% हो, विक्रय 100 है तो लागत कितना है 70 है, तो अनुमानित लाभ प्रतिशत बताओ। बताइए लाभ क्या होता है? लाभ होता है जो खरीदा गया मूल्य है उससे बेचा गया मूल्य कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। और लाभ, लाभ और हानि हमेशा किस पे देखी जाती है? क्रय मूल्य पे। जो आपने पैसा लगाया है लाभ हानि हमेशा आप उसी पे देखोगे। तो आपने पैसा कितना लगाया है 70, कितने प्रतिशत लगाया है गुणे 100। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान तकरीबन 42, ये अनुमानित पूछ रहा है ना, तो 42 समथिंग आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42% का लाभ उसको मिल रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय से 70% है लागत मूल्य, तो 70 हमने इसको कर दिया, विक्रय को 100 कर दिया, और इस तरह से जब हमने लगाया तो लाभ आराम से निकल आएगा। बच्चों वाला सवाल था ये। अगला देखिए, अगला है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर है, और यह 1 मिनट में, समय भी दिया गया 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली लंबाई ट्रेन की अगर पूछी जाए तो ये दूरी ही तो होती है। और एक चीज आपको और बता दें, अगर ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, अगर ये प्लेटफॉर्म है और कोई ट्रेन यहां से ऐसे आ रही है, कोई ट्रेन आ रही है, तो आप बताइए इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? एक तो अपनी चलनी पड़ेगी मतलब ट्रेन की, और एक प्लेटफॉर्म की, तो दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी। इतना ट्रेन को चलना पड़ेगा किसी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। लेकिन यही ट्रेन जब किसी व्यक्ति खंबे को पार करती है या पेड़ को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बाकी ट्रेन वाले सवालों में इसको बहुत विधिवत तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं अपनी जरूरत का काम क्या है। 90 किलोमीटर, चलिए तो हम निकालें सीधा क्या, दूरी बराबर, क्या निकालें, दूरी बराबर। दूरी बराबर क्या होता है, चाल में गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल में गुणे समय। अच्छा बताइए चाल कितनी है उसकी, चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज और यहां पर देखने वाली है कि यहां पर ये देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी है, लेकिन जो ट्रेन की लंबाई निकली वो किस में निकली है, मीटर में। दैट मीन्स हमें चाल को भी किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए हम लिख लेते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो हम कितने का गुणा करते हैं, 5/18 का करते हैं। 5/18 का कब करते हैं, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं। अब ये कैलकुलेट करके जो भी आएगी 25 वो मीटर प्रति सेकेंड होगी, गुणे समय कितना दिया है 1 मिनट। अब ये बताइए जब चाल को मीटर पर सेकेंड में कर दिया तो समय को क्या मिनट में रखा जाएगा, नहीं, तब 1 मिनट बराबर आप क्या करोगे, 1 मिनट बराबर आप करोगे 60 सेकेंड। ये हमारा आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 18 पंचे 90, 55 25 और 25 छक्का 150, तो कुल मिला के कितनी मीटर आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा। इस 1500 मीटर में क्या क्या है, दूरी का मतलब दो चीजें हैं, एक तो ट्रेन है और एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। और हमसे सिर्फ किसकी पूछी गई थी, ट्रेन की दूरी, और साथ में यह भी बता दिया था कि दोनों समान है। तो 750 हो जाएगी ट्रेन मीटर और 750 ही हो जाएगा प्लेटफॉर्म, वो भी किसमें, मीटर में। ठीक है, आई थिंक आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में करती है। देखिए श्रेया जो है, श्रेया और किसी काम को 1 दिन और 6 घंटे में कर सकती है। और जो श्रीधा है, कौन है, श्रीधा है, श्रीधा कैसे करती है, 2 दिन और 12 घंटे में काम पूरा कर सकती है अगर वे एक साथ मिलकर काम करें। टाइम एंड वर्क में सबसे जो है छोटे लेवल का सवाल ये है, अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे पूरा काम कितने समय में कर लेंगे या कितने घंटे में कर लेंगे। देखिए दिन है और घंटे, मतलब उसके काम करने को सिर्फ ना तो दिन में दिया गया ना ही सिर्फ घंटे में दिया गया है, दोनों में दिया गया, तो हम एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब करें भी किसमें, तो घंटे में कर लेते हैं, क्योंकि आंसर किसमें दिए, घंटे में। तो 1 दिन और 6 घंटे का मतलब क्या होता है, 30 घंटे। 24 घंटे एक दिन के और प्लस 6 घंटे और जोड़ दो, 30 घंटे हो जाएंगे। तो श्रेया जिस काम को 30 घंटे में करती है और श्रीदा उस काम को 2 दिन 12 घंटे का मतलब होता है 60 घंटे।
श्रीदा उस काम को कितने घंटे में करेगी, 60 घंटे में करेगी। आपको अच्छी तरह पता होगा, आप लगाते रहते होंगे कि यहाँ पर एक कुल क्या माना जाता है, कुल काम माना जाता है, और बेसिकली वो कुल काम क्या होता है, एलसीएम लिया जाता है इन दोनों का, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब एक बात बताइए, ये 60 कैसे हुआ, तो पता चल गया, 2 दिन माने 12, 24 दूना 48, और 48 और 12 60, ठीक है ना। तो अब हमारे सामने आ गया है कि श्रेया 60 काम को अगर 30 घंटे में करती है तो इसकी क्षमता चाहे उसको आप कह लीजिए, और चाहे कि ये उसको एक दिन का काम, एक दिन का काम कहिए, या तो उसको एक दिन का काम कह लीजिए, चाहे उसकी क्षमता ही कह लीजिए। क्या क्षमता बन रही है, 30 घंटे में अगर 60 काम करती है तो ये 1 घंटे में कितना करती होगी, 2 काम। जो श्रेया है वो 1 घंटे में कितना काम करती होगी, 2 काम करती होगी। और यही श्रीदा क्या करती होगी, 60 घंटे में 60 काम करती है तो 1 घंटे में कितना काम करती होगी, 1। ये इनकी क्षमता भी है। अगर अनुपात की बात करें तो इनकी क्षमताओं का भी अनुपात है, और 1 घंटे के काम भी यही माने जाएंगे, 2 और 1। हमसे कहा जा रहा है दोनों को साथ मिलाओ, तो हमने चलो साथ में मिला दिया, और हमने देखा कि दोनों अगर 1 घंटे तक काम करें तो कितना काम कर लेंगी, 3 काम कर लेंगी। 1 घंटे में दोनों कितना काम कर लेंगी, 3 काम। तो हमें कराना कितना है, 60। तो समय बराबर कितना लगेगा, समय बराबर 60/3, यानी कि कितने घंटे लगेंगे, 20 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। थोड़ा सा आराम से अभी इसलिए करेंगे क्योंकि स्टार्ट है, और बिगनिंग में चीजें थोड़ी सी धीरे धीरे की जाए तो ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि सभी लोगों को अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए, और समय बहुत है, पर्याप्त समय है प्रैक्टिस के लिए भी, इवन चैप्टर्स के लिए करने के लिए भी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको भी बड़े आराम से ही करेंगे। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में। कोई ट्रेन है तो वो प्लेटफॉर्म को पार करने में 4 घंटे लगाती है, लेकिन अगर किसी आदमी को पार करती है तो 2 घंटे में पार कर जाती है। और ट्रेन की लंबाई भी दे दी, क्या बात है, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर हो तो ट्रेन की चाल बताइए। चाल बराबर होता क्या है, बच्चा जानता होगा, कक्षा 6, 7, 8 तक का। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। और चाल ही हमसे ट्रेन की पूछ रहे थे, तो चाल बराबर दूरी। अब दूरी क्या चलेगी, देखो यहां पर 2 बातें कहेंगे। अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 4 घंटे लगाती है, लेकिन अगर किसी आदमी को पार करती है तो 2 घंटे लगाती है। और ट्रेन की लंबाई भी। एक बात बताओ, क्या हमें इस वाले तथ्य की बिल्कुल भी जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं है कि प्लेटफॉर्म को वो कितने समय में पार करती, कोई जरूरत ही नहीं है। आप सीधा डालो दूरी किसकी वाली, ट्रेन खुद की दूरी। क्योंकि जब वो किसी आदमी को पार करने में 2 घंटे लगाती है ना, तो वो कितनी चलती होगी, अपनी लंबाई के बराबर। ये पीछे वाले सवाल में हम बता चुके हैं। तो दूरी कितनी हो जाएगी, यही जो 500 लिखी है यही दूरी हो जाएगी, और दूरी बटे समय। और समय कितना लगेगा, 2 घंटे का। अब एक बात बताइए, वो मीटर में दिया है, कौन सा, दूरी मीटर में दी है, समय घंटे में दिया है, और आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो दैट मीन्स हमें जो ये मान दिए हैं इनको किलोमीटर और घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 तो घंटे ऑलरेडी हैं, बस 500 मीटर हैं। 500 मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 100 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 100 का आप भाग लगा दीजिए, तो यहां से इसका मान आ जाएगा कितना, 1/4। कितना आ जाएगा, 1/4। और इसका मान क्या होगा, 0.25 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा इसका मान हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो 0.25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक कार बी की, देखिए कार बी की तुलना में कार ए की गति। तो 2 कारें हैं, एक है ए एक है बी, और इनकी तुलना की जा रही है इनकी गति की, यानी स्पीड की। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात, ए की गति का अनुपात बोल रहे हैं तो 6:7। अब आप देखने वाली बात है कि 7 हमने किसको माना है, बी को, क्योंकि वो ऐसा सवाल कह रहा है। कार बी की तुलना में, तुलना की जा रही 7 से। आप 6:7 को कैसे लिख सकते हो, 6/7 भी तो लिख सकते हो। और हमने पहले भी बताया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में शायद था, फर्स्ट में ही था, कि जो नीचे लिखा होता है वो तुलना करने वाला होता है, और जिसकी बात हो रही होती है वो ऊपर होता है। तो देखिए कार बी की तुलना में ए कार की गति, तो ए की बात हो रही, बी के सापेक्ष 6:7, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है। अगर दूसरी कार 5 घंटे में, अब इसकी बात हो रही, दूसरी मतलब बी की, अगर दूसरी कार कितने घंटे में, 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, तो इसकी चाल तो निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर दूरी।
कितनी चल रहा है 420, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय कितना लगा रहा है 5 घंटे का। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,484 किलोमीटर पर आवर, है ना। 5 × 40 और 2 20 5 को 20, 84 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब क्या, अब तो लग गया सवाल, मतलब 7 का मान अगर 84 है तो 6 का मान कितना होगा, कितने गुना है 7, 62 तो ये कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 72 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। यहां पर डाल दीजिए वर्ग और यहां डाल दीजिए क्या, आयत। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो अगर आयत का 1 है तो वर्ग का कितना हो जाएगा 4, 4 गुना हो गया ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। आगे देखते हैं, यदि दिया गया है आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो। अब आयत की लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 25 और वो भी क्या सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो, और चौड़ाई जो आयत की है वो क्या है, लंबाई की 1/5 से 1 कम। लंबाई की 1/5 क्या हो जाएगी 5 से 1 कम -1, तो बराबर मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई, इसकी आयत की। आयत की लंबाई दी है 25 और चौड़ाई कह रहा है इसकी 1/5 से 1 और कम है, तो मान आ जाएगा 4। अगर हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का, तो क्षेत्रफल निकल के कितना आ जाएगा 25 चौकू 100, यानी कि 1 का मान आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर 4 का मान कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहे हैं, वर्ग का परिमाप कितना होगा। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 है तो वर्ग की भुजा कितनी निकल आएगी, सब लोग जानते होंगे, वर्ग की भुजा आ जाएगी 20। क्या हो जाता है इसका वर्गमूल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्गमूल आ जाएगा। और हमें वर्गमूल यानी भुजा नहीं चाहिए, हमें चाहिए परिमाप। परिमाप का मतलब गुणे 4, क्योंकि 4 भुजाएं होंगी वो भी समान, तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा उस वर्ग का। क्लियर हुआ ये, चलिए आगे देखते हैं। एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने वाला है, तो अगर आप जरा सा भी इसको सही से नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तो ये गलत होने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन में। एक तीरंदाज जो है वो सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है। ये कोई निशानेबाज है, उसका एक सटीकता का मतलब जब वो शॉट मारता है लक्ष्य पे, तो आप मान के चलिए कि मान लीजिए वो 10% मात्र उससे चूक होती है। अगर 10 शॉट मारता है तो 9 उसके सही बैठते हैं, ये मतलब है इसका। सटीकता के साथ निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य भेजना, ठीक है। अगर मौसम तूफानी हो, लेकिन कंडीशन है अगर तूफानी होती है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। अगर नॉर्मली वो 10% कम उसकी सटीकता है, मतलब 10 में से 9 सही जाएंगे, तो मौसम तूफानी होने पर 10 में से 8 ही सही जाएंगे, 20% प्रतिशत से कम हो जाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे जानकारी क्या, अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट मारता है, कितने शॉट मारता है 350 शॉट मारता है तूफानी मौसम में, तो उसका लक्ष्य जो लगता है वो कितना लगता है 196 बार लक्ष्य सही बैठता है, 196 टाइम सही बैठता है। तो सामान्य परिस्थिति में अगर वो 250 शॉट मारे तो लक्ष्य को भेदने की उसकी मारक दर क्या होगी, ठीक है। आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। एक बात बताओ, हम तो इसको पहले बेसिक से ही आपको समझाते हैं। जो 196 आया है, ये 196 क्या आया है, जो उसने सही लक्ष्य भेदे हैं। कितने में भेदे हैं आप बताइए, आप कहोगे 350 में भेदे। 96 जो 196 भेदे हैं वो कितने में भेदे हैं 350 में भेजे। और कब ये भेजे गए हैं, मतलब कब भेदे हैं उन्होंने, जब मौसम कैसा था तूफानी था। मौसम कैसा था तूफानी था। तो अगर आप इसको अभी कैलकुलेट ना करिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कैलकुलेशन जब भी आपको लगे ये कैलकुलेशन किसी आगे वाले कैलकुलेशन से जुड़ेगा तो उसको यहाँ पर रोक देने में ही भलाई रहती है। रीजन है आप यहाँ काटोगे पीटोगे, उससे अच्छी संख्याएं आपको आगे मिलेगी काटने के लिए, तो यहाँ पर रुक जाओ। तूफानी मौसम में जो वो मार रहा है वो कितना मार रहा है 196/350 मार रहा है। लेकिन आप ये बताओ जो ये दिया गया है, क्या ये 100% जितनी उसकी क्षमता उतना दिया गया? आप बोलोगे नहीं दिया गया। ये जितनी उसकी क्षमता उतना नहीं दिया गया है, ये दिया गया है कौन वाला,
80 वाला दिया है क्योंकि 20% कम वाला दिया है और हमें उसकी पूरी क्षमता चाहिए कितनी 100, तो ये वाली चाहिए क्षमता। ठीक है, अब ये हो गई कैसे मौसम की, अब तूफानी की नहीं हुई, हमें तो यहाँ गलत हमने लिख दिया है, ये यहाँ साफ ही कर दें और इसको हम अलग लिखते हैं। तो अगर हम तूफानी में, सॉरी, ठीक है, तो तूफानी में कितनी हो रही है 196/350, ये उसकी तूफानी में है। अगर हम सही की बात करें तो सही उसकी क्या हो जाएगी, जो 196 है ये अगर 350 पे मारता है तो ये अपने आप में कौन है 80 वाला दिया होगा और हमें कौन वाला निकालना होगा 100 वाला। अब ये वास्तविक वाला हो गया, तो ये चीज आप अलग थोड़ा समझ के चलिए। बाकी 350 में अगर 196 मारता है तो 250 में कितने मारेगा, यही तो है ना। 350 में अगर 196 मारता है तो 250 का गुणा ही तो होगा भाई। अगर हम आपसे कहें, कहीं अलग लिख के बता देते हैं, 350 रुपए के 196 आम मिलते हैं तो 1 रुपए का कितने मिलेगा 196/350, तो 250 रुपए के कितने मिलेंगे, आप गुणा करोगे ना 250 का। ये बात समझिए, अगर 350 रुपए की कोई चीज 196 मिलती है तो 1 रुपए कितने मिलेगी 196/350, तो 250 की कितनी मिलेगी गुणे 250। एक एक नियम है, बस वही है, बस ये चीज हमने अलग से लिखी है। अब तूफानी मौसम नहीं है तो 80 वाला नहीं निकालेंगे, 100 वाला निकालेंगे। ठीक है, हालांकि 100% हम पहले भी बता चुके, सटीकता 100% नहीं है, लेकिन वास्तव में जो तूफान के अलावा उसकी सटीकता होगी वो निकल के आएगी। चलिए काटते हैं। अब देखिए हो गया आसान, काटिए इसको। तो 5 कितना आएगा 5 7 35 55 25, और काटिए इसको, ये आएगा 5 बार, ये आएगा 4 बार। 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 अठे 56। ठीक है, अब कितना आ गया 55 25, और 25 का गुणा नहीं और भी कुछ घटेगा, हाँ ये घटेगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, 7 पना 55 25 और 25 सत्ते 175, कितना आ जाएगा 175। तो अब वास्तव में वो 250 जब शॉट मारेगा तो उसके कितने सही शॉट जाएंगे, उसके जाएंगे 175 सही शॉट जाएंगे, गलत नहीं जाएंगे। ठीक है, और एक्यूरेसी उसकी अच्छी खासी निकलेगी आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ही हो। अगला देखिए, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन, अगर हम कर्नाटक की बात करें, किसकी बात करें, कर्नाटक की बात करें, उसका सिल्क उत्पादन केरला के किससे तुलना की जा रही है, केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। अगर कर्नाटक का 1 है तो केरला का कितना हो जाएगा 2, है ना। 100% अधिक का मतलब कर्नाटक का केरल से 100% अधिक 2:1 हो जाएगा। केरल के आधे सिल्क का, केरल का आधा क्या होगा तो आप भी जानते हैं, 1 का आधा तो आधा ही होता है। केरल के आधे सिल्क का उत्पादन कर्नाटका के सिल्क उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो क्या मतलब, इसका मतलब है 1/2, इस 2 का कितने प्रतिशत है, बस इतनी सी बात है। 1/4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 25%। कोई दिक्कत इसमें भाई, आधा 2 का कितने प्रतिशत होता है 25% होता है। 2 में आधे आधे करके 50-50 करके कितने जुड़ेंगे 25%। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कुमार अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है। देखिए कोई कुमार है वो अपनी वस्तुएं बेचता है, अगर 100 वाली है तो वो बेच कर देता है 110 की, ये उसका हो जाता है विक्रय। क्या हो जाता है विक्रय, और ये है उसका क्रय। क्या है ये क्रय, और लाभ कितने का हो रहा है, मतलब प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कितने परसेंट का हो रहा है 10%। ठीक, कुमार अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि करने पर। लागत मूल्य था 100 और 40% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 140, रहेगा अभी भी ये क्या लागत ही, मतलब क्रय ही रहेगा। ठीक है, लागत मूल्य में 4% वृद्धि होती है और वह अपनी बिक्री 40% बढ़ा देता है, और बिक्री को भी कितना बढ़ा देता है 40%। जब 40% बिक्री बढ़ाएगा, 40% बढ़ा दिया उसने, 40% बिक्री बढ़ाएगा तो बिक्री कितनी हो जाएगी 154 हो जाएगी। 110 का 40% कितना हो जाता है 44, 44 जोड़ेंगे 110 में तो हो जाएगा 154। अब क्या पूछ रहा है, लाभ का नया प्रतिशत क्या होगा, तो 140 वाली चीज 154 में बिकेगी तो लाभ तो होगा, कितने का लाभ होगा उसको, मतलब 14 का लाभ होगा। 14 रुपए का 140, 154 14 का होगा, और लाभ हानि हमेशा किस पे देखी जाती है क्रय मूल्य पे। तो नीचे क्या रहेगा 140, जब इसको आप काटेंगे तो लाभ का प्रतिशत अगेन उसका कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा।
एक बात है कि यहाँ पर 40-40 कर दिया गया, यहाँ पर जो प्रतिशत होता है वो बदल जाता है, तब सवाल और मजा आता है लगाने में, ठीक है। तो अभी तो बिल्कुल सेम उसमें दे दिया गया था, तो इसलिए कोई खास टफ लेवल था नहीं इसका। अगला देखिए, कृष्णा ने 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी। देखिए कृष्णा ने 10 रुपए प्रत्येक का मतलब समझते हो, हर पेंसिल 10 रुपए की, और ऐसे करके कितनी खरीदी है, 100 खरीदी है। आगे बढ़ते हैं, 20% की छूट दी है उसने, और छूट देने के बाद उन्हें बेचा है, और कितने रुपए की बेची, एक 12 रुपए की प्रत्येक की दर से बेच दी। अच्छा, कृष्णा एक दुकानदार होगा जिसने जो क्रय किया है, जो क्रय किया है वो कितने रुपए में किया है, 10 रुपए में। जो विक्रय किया है, क्या किया है, विक्रय किया है, वो कितने में किया है, 12 रुपए में, प्रत्येक की दर से बेच दिया, यदि उसने कोई छूट नहीं दी। अच्छा, ये आप भी समझते हैं, छूट हमेशा किस मूल्य पे दी जाती है, एमआरपी पे, और इस पे क्या हमेशा दी जाती है, छूट। जो अंकित मूल्य होता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, ठीक है। बात को समझिए, वो ये कह रहा है 10 रुपए प्रत्येक पेंसिल की दर से 100 पेंसिल की। देखिए इस पूरे सवाल में 100 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये चीज आप भी समझा करें क्वेश्चंस को लगाते समय, तो ज्यादा बेटर होगा। अनइम्पोर्टेंट या अननेसेसरी जो पार्ट है उसको हटा ही दीजिए, कोई मतलब नहीं। और आज के सवाल में 3 बार ऐसा आ चुका है लगभग कि अननेसेसरी पार्ट आए, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या है, 10 रुपए क्रय मूल्य है, एक ही का मान लो, एक पेंसिल का 10 रुपए क्रय मूल्य है, और इसके बाद वो कितने की बिक रही है, 12 रुपए की बिक रही है। 12 रुपए की तब बिक रही है जब उस पर 20% का डिस्काउंट हो रहा है। आप एक बात बताइए, ये 12 रुपए 20% छूट के बाद आए होंगे, और छूट कहां से मिली होगी, यहां से। तो हम कह सकते हैं कि ये 80 वाले दिए हैं, और हम 100 वाले निकालने, मतलब बिना छूट वाले निकालने। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15। मतलब ये है, अगर वो छूट ना देता तो वो कितना उस पे एमआरपी पड़ा था, 15, और यही वो पूछ रहा है, अगर कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। तो 10 वाली चीज 15 में बिकी होगी अगर उसने छूट ना दिया होता। कितने का लाभ होता, 5 का। किस पे लाभ होता, 10 पे। कितने प्रतिशत होगा, 100 का गुणा कर देंगे तो लाभ कितने प्रतिशत आ जाएगा, 50% उसका लाभ निकल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल समझ में आ गया होगा, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। क्रय मूल्य 10 था, विक्रय 12 बिक रही है, लेकिन छूट के बाद बिक रही है। वो कह रहे हैं छूट ना दो, आप पूरे पे बेचो। तो छूट 20% थी, तो हमने ये जो 12 दिया है तो वास्तव में 20% छूट वाला होगा, तो 80 वाला ये दिया होगा, 100 वाला निकालेंगे तो ये आएगी क्या, एमआरपी। ये बिना छूट की है जो उस पर पड़ी होगी। आप कह रहा है इसी पे बिकवाओ, तो 10 वाली चीज 15 में बिकेगी तो 50% का लाभ होगा, सीधा सीधा। अगला देखिए, ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। देखिए एक है ऋषिका और एक है आकाश। ये कौन है, आकाश। इन्होंने साझेदारी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, पार्टनरशिप आपके सिलेबस में भी है। ऋषिका और आकाश ने कुछ साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 रुपए निवेश किए। इसका निवेश कितना है, ऋषिका का जो निवेश है वो कितना है, 1875 रुपए है। ऋषिका का जो निवेश है वो 1875 रुपए है, और लाभ से अपने हिस्से में उससे कितने मिलते हैं, 225 रुपए मिलते हैं। और लाभ जो उसको मिल रहा है निवेश के बाद वो कितना मिल रहा है, 225 रुपए मिल रहा है, ठीक है। अगर आकाश लाभ के रूप में हिस्से से 288 रुपए प्राप्त करता है, ये तो ऋषिका का हो गया। आकाश का लाभ कितना है, 288 रुपए प्राप्त करता है। तो बताइए आकाश का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, यही पूछा है, आकाश कितने रुपए का इन्वेस्ट करता है, ठीक है। आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति किसी बिजनेस में पैसा जिस अनुपात में लगाता है उसका प्रॉफिट भी हमेशा उसी अनुपात में उसको वापस मिलेगा। अगर आप 3 रुपए लगाओगे और दूसरा 4 रुपए लगाएगा तो आपको 3 ही रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा और उसको 4 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। मतलब प्रॉफिट का बंटवारा लगाए गए धन के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर ये इनके काय का अनुपात है, लाभ का अनुपात है, जिसे हम कह सकते हैं लाभ का अनुपात अगर ये है, तो यही अनुपात इनके किसका होगा, इनके निवेश का भी यही अनुपात होगा, बिल्कुल सेम। तो इसको कैसे लगाओगे, तो लगाने का क्या तरीका है, अगर 255 बराबर, तो लिखो 255 बराबर है 1875, एक बराबर क्या होगा, बटे 255 नहीं 225 बटे 225, तो फिर 288 बराबर क्या होगा, गुणे 288, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 25 नेमा 225 और 25 से इसको काट दीजिए, 25 सत्ते 175 बचे 12 हुए 125, 25 पर नीचे 125, 9 से इसको काट दीजिए,
9 तियां 27 और 9 दूनी 18। ठीक है, जब आप 75 32 का गुणा करेंगे तो 75 तियां 75 दूना 150 और 75 तियां कितना हो जाएगा 225। 75 तियां 225 यानी 2250 और 75 दूना 150 तो कितना हो जाएगा 2400। सीधा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2400 रुपए, हमारा उत्तर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 2400 रुपए। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। ऋषिका 225 रुपए निवेश करती है, लाभ के रूप में प्राप्त करती है, जब वो कितने रुपए निवेश करती है 1875। और आकाश 288 रुपए प्रॉफिट अगर लेता है तो वो कितने रुपए इन्वेस्ट करता होगा, ये बात पूछी जा रही थी। ठीक है, तो जिस अनुपात में ये होते हैं उसी अनुपात में इनका निवेश होता है। निकलेगा कैसे, देखिए हमने इसको यहाँ पर साधारण नहीं बनाया, यहाँ पर हमने नहीं काटा 225 को 288 से नहीं काटा। यही होता है ना, हमने पहले बताया अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन आगे भी आपको करना पड़ेगा तो आप बेटर होता है आप वहां पर कैलकुलेशन शुरू वाला कम से कम रोक लीजिए, क्योंकि वहां पर ऐसी संख्या मिल जाती है जो आराम से कट जाता है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन ज्यादा खुल जाते हैं काटने के। तो यहाँ हमने इसीलिए सरल नहीं किया, हमने तो सीधा लिख दिया 875 है वो 225 वाला दिया है और हमें कितना वाला निकालना है 288 वाला। तो 225 से 1875 आराम से कट रहे थे, आपने इस तरह से इसको सवाल को रोक दिया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आज के लिए आपके यही क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया थे। आपके प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में सबसे अच्छे चल रहे हैं उन्हीं में से ये था। और आगे कोशिश करेंगे आपकी जो घटना चक्र और इन चीजों की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आ रहे हैं उनसे क्वेश्चन उठाएं, जो यूपीएसआई के एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको, उन क्वेश्चंस को उठाएं और उनके लेवल के दूसरे क्वेश्चन चैप्टर से उठाएं, ताकि आपका एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट तैयार हो सके। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और जुड़े रहिए हमसे, आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ ही मिलेगा। आपके एग्जाम के लिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे पहुंचेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।